गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट की वजह क्या थी करने की, जो कि 1895 के आसपास किया गया था। और ये एक्सपेरिमेंट करने की वजह ये थी कि टू नो द मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव इन यूनिवर्स, यानी कि जो लाइट हम तक पहुंचती है सन से या स्टार से, वो किस मीडियम से होकर आती है, इसको जानने के लिए माइकलसन-मोरले ने 1895 में एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके लिए उन्होंने जो ऑपरेटर्स बनाया था उसका नाम माइकलसन इंटरफेरोमीटर। उस ऑपरेटर्स का एक डायग्राम में बना रहा हूँ, कल मैंने बताया इसके बारे में। एक उन्होंने मिरर लिया, प्लेन मिरर M1, और ठीक इसी के परपेंडिकुलर एक दूसरा मिरर लिया M2, प्लेन मिरर, और यहाँ से इस पॉइंट से मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट डाली गई और एक बीच में ग्लास प्लेट लगा दिया गया, सिंपल ग्लास प्लेट, ट्रांसपेरेंट, जो कि सेमी सिल्वर था, यानी कि हाफ सिल्वर था वो। और जब लाइट यहाँ से आती है इस प्लेट पे, ये प्लेट भी है, तो ये प्लेट इस लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहला पार्ट इससे रिफ्लेक्ट होता है और M1 की तरफ जाता है, और दूसरा पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट होता है और M2 की तरफ जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने बनाया था ऑपरेटर्स, इसमें दोनों मिरर की डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से दोनों सेम थी, L। तो लाइट जब इसकी एक पार्ट लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ऊपर जाएगी, वहाँ से पुनः रिफ्लेक्शन होगा इसका, और ये लाइट इसको ट्रांसमिट करते हुए नीचे आएगी। ठीक इसी तरह से दूसरे पार्ट में लाइट दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद दूसरी वेव नीचे आएगी। इन दोनों वेव के बीच में होता है इंटरफेरेंस। दो वेव से, दो लाइट से, प्लेन से दो जब एक ही डायरेक्शन चलेंगे तो उनके बीच में इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ पे हमको देखने में फ्रिंजेस नजर आएंगे, डार्क एंड ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो कल हमने ये देखा था कि जो लाइट यहाँ से स्प्लिट हुई दो पार्ट में, M1 और M2, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा और ऊपर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। इन दोनों को हमको कैलकुलेट करना है कि दोनों सेम है, यानी क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो उनका कैलकुलेशन था कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी सेम होना चाहिए। तो कल के एक्सपेरिमेंट में जो कल हमने देखा था उसमें टाइम कैलकुलेट किया था, टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम प्लेट P to M2 and back to P। ये हमने निकाला था T1 = 2L/c 1 - v²/c। ये टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में और आने में लगा। अब दूसरी कंडीशन की लाइट जब इस पॉइंट से दूसरे मिरर पे जाएगी और आएगी तो इसमें कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आप किसी चलती ट्रेन में बैठे हैं, जो ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, यानी अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन आपकी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि इस ट्रेन में किसी तरह का ब्रेक नहीं लगना चाहिए, गाड़ी एक्सीलरेशन नहीं होनी चाहिए, इसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी में। और अगर आप इस ट्रेन में बैठे हैं और आपके हाथ में एक बॉल है, बॉल लीजिए और बॉल को ऊपर फेंकिए। अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका तो थोड़ी देर के बाद बॉल आपके हाथ में वापस आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप जहां पर बैठे वहीं बैठे हैं, बॉल कहीं गई नहीं, आपके हाथ में गई। लेकिन अगर इस घटना को, आपके बॉल को फेंकने की घटना को कोई बाहर से आदमी देखे, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो या बाहर खड़ा, जो ट्रेन में ना हो, उसको ये नजर आएगा कि आपने जिस पॉइंट पे बॉल फेंका, कैच करेंगे आप थोड़ी सी आगे यहाँ, क्योंकि इतने देर में ट्रेन आगे जा चुकी है।
तो आप इसको आपने अगर इस पॉइंट ए से बाल को ऊपर फेंका तो आपके हाथ में बाल यहाँ ना आकर के आपके हाथ में बाल यहाँ पर आएगा। तो इतनी देर में ट्रेन आगे जा चुकी है। आपके हिसाब से ट्रेन आपके हाथ बाल आपके हाथ में आएगी, इसके हिसाब से वो बाल आपके हाथ में आएगी इतनी दूरी के बाद। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे इस माइकलसन मॉडल के दूसरे प्लेट पे। जब लाइट इस प्लेट से ऊपर जाएगी तो वापस इसी पॉइंट पर नहीं आएगी। वजह जो हमने बताया कि जब लाइट आपकी ऊपर गई उस कंडीशन में भी आपकी अर्थ जो जिस पर एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है वो अर्थ आपकी वी वेलोसिटी से आगे जा रही है। पूरा सिस्टम आपका जो अर्थ पर है वो पूरा सिस्टम अर्थ के साथ वी वेलोसिटी से आगे चल रहा है। तो इस कंडीशन में जब लाइट आपकी ऊपर जाएगी इस प्लेट पे तो लाइट वापस इस प्लेट पे नहीं आएगी। इतनी दूरी में आपकी अर्थ पूरे मेज के साथ आगे जा चुकी है। तो आपकी जो प्लेट यहाँ पर थी वो प्लेट अब आपकी यहाँ पर रहेगी और आपको जो लाइट यहाँ मिलने वाली थी वो लाइट अब आपको यहाँ मिलेगी। तो ये सिचुएशन होगी उस कंडीशन में। ये मिरर एम था, तो ऐसे कंडीशन में ये प्लेट जो यहाँ पर थी वो प्लेट यहाँ पर आके मिलेगी। और अगर स्पीड लाइट की सी है और यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टी डैश टाइम लगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी टी डैश टाइम लगेगा, तो क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में टी डैश टाइम लगा और लाइट की स्पीड सी है तो ये डिस्टेंस सी इंटू टी होगा। ठीक उसी तरीके से ये डिस्टेंस सेम होगा सी इंटू टी डैश। इसी इतनी दूरी में आपकी ट्रेन आपकी जो अर्थ है वो यहाँ तक जा चुकी है। इसको अगर हम बाइफरकेट करें, यूँ करें, ये आपका एल था जो डिस्टेंस था मिरर का इस प्लेट से बीच में। ये डिस्टेंस चूंकि ये अर्थ वी वेलोसिटी से चल रही है, इतने टाइम में लाइट यहाँ पहुँचेगी, उतने टाइम में आपकी जो मेज है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पहुँचेगा। ये डिस्टेंस होगा वी टी डैश। ठीक इसी तरीके से ये डिस्टेंस होगा वी टी डैश। इस पॉइंट को हमने क्यों मान लिया। अब यहाँ पे करेंगे टू डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम प्लेट P टू मिरर M1। ये टोटल टाइम हमने मान लिया T2 और ये होगा कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने लगा टाइम और फिर वापस आने लगा टाइम, यानी T डैश प्लस T डैश यानी कि 2T डैश। अब हमको ये T डैश कैलकुलेट करना, ये कितना होगा। इक्वेशन नंबर में 2 डालिए, फिगर नहीं मिटाया, इसको हमने मिटा दिया। हमको T डैश, अब ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें इन ट्रायंगल P Q M1, इसमें देखिए हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इसको अगर देखा जाए तो P M1 स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर P Q स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर M1 Q स्क्वायर। इसकी वैल्यूज इसमें रखें। P M1 CT डैश होल स्क्वायर, PQ आपका VT डैश है, VT डैश होल स्क्वायर प्लस M1Q ये प्लेट की मिरर से डिस्टेंस L स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें हम तो C स्क्वायर T डैश स्क्वायर होगा माइनस इसको इधर ले V स्क्वायर T डैश स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से T डैश कॉमन निकालें, T डैश स्क्वायर कॉमन निकल गया, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। नाउ T डैश इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। T डैश इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे तो L बचेगा और 1 माइनस C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर हाफ, ये अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ से हम C स्क्वायर कॉमन निकालने बाद L
बाई सी आएगा और ये आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर हाफ, या इस क्वेश्चन लिख सकते हैं एल बाई सी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आपका है टी डैश। तो टोटल टाइम यहाँ से जाने में और आने में जो लगा वो होगा T2 यानी कि 2T डैश। इसमें यहाँ रखें हम, तो ये आंसर आएगा 2L बाई सी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ये टाइम लगा दूसरे प्लेट से मिरर तक आने और जाने में। इससे पहले जो टाइम लगा था वो ये था, फ्रॉम P टू M1 M2 एंड बैक। ये टाइम हमने निकाला था T1 इक्वल टू 2L बाई सी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी। और दूसरे केस में फ्रॉम P टू M1 बैक टू P, ये हमने निकाला T2 इक्वल टू 2L बाई सी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी। अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये दोनों सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, यानी कि T1 इज नॉट इक्वल टू T। अब ये कॉन्सिक्वेंस निकला कि जब दोनों डिस्टेंस बराबर है प्लेट की, इस फिगर में ये दोनों डिस्टेंस बराबर है प्लेट की M1 की और M2 की, इस प्लेट से, इस सिंपल प्लेट से ये डिस्टेंस बराबर है L पे, तो दोनों का टाइम बराबर क्यों नहीं आ रहा है? T1 इज नॉट इक्वल टू T। ये माइकलसन मोर्ले ने अपने कैलकुलेशन में दिखाया कि दोनों का टाइम बराबर नहीं आ रहा है, जबकि डिस्टेंस बराबर है, लाइट स्पीड कांस्टेंट है, दोनों चार डिस्टेंस बराबर है, स्पीड बराबर है, तो टाइम बराबर क्यों नहीं आ रहा? ये उन्होंने कैलकुलेट किया और इसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अगर दोनों में टाइम डिफरेंस है तो टाइम डिफरेंस कितना होगा, तो उन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स मिरर, सॉरी, दोनों मिरर तक लाइट के आने में कितना टाइम डिफरेंस था, तो इसको निकाल सकते हैं हम, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस T1 माइनस T2 डिफरेंस है ये, यानी कि इसको लिखे हम 2L बाई सी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 2L बाई सी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 2L बाई सी कॉमन है, निकालिए बाहर, ये बचा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ, ऊपर जाएगा और चेंज जाएगा, माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस हाफ। ये क्वेश्चन हुआ सिंप्लीफाइड करने के बाद। इसको सिंपल करके दोनों के बीच जो टाइम डिफरेंस आ रहा है उसको निकालेंगे। तो टाइम, इसको अगर सिंप्लीफाइड करें तो ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज वेरी लेस देन c, बहुत कम है। इस कंडीशन में अगर हम एक्सपेंशन करें, एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस हाफ, तो ये होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म। इसके आगे जो टर्म आएंगे उनको छोड़ देंगे क्योंकि v की वैल्यू c से बहुत ज्यादा कम है। सिमिलरली एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस हाफ, इसको अगर हम ब्रेक करें बायनोमियली तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई हाफ सी स्क्वायर, यहाँ पर यहाँ नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर। नेग्लेक्टिंग, इसमें भी हम आगे की टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि v की वैल्यू c से बहुत ज्यादा कम है।
नेग्लेक्टिंग हायर टर्म। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ रखें इस इक्वेशन में तो हमको जो डिफरेंशिएट मिलेगा डेल्टा टाइम का वो 2L/c 1 प्लस v²/c² माइनस 1 माइनस लगा हुआ है यहाँ माइनस कर देगा माइनस v²/2c²। इसको सॉल्व करें 2L/c 1 कैंसिल हो गया और v²/c² से कटेगा तो v²/2c²। हाँ यानी कि टाइम डिफरेंस जो मिला वो 2 से 2 कैंसिल हो गया L v²/c। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन टाइम डिफरेंस का माइकलसन मॉडल। अब इसका मतलब क्या है ये लिख लेंगे पहले। डेल्टा टी यानी कि टाइम डिफरेंस, दोनों मिरर के बीच में लाइट का टाइम डिफरेंस ये आपका आया L v²/c। यहाँ तक आने के बाद अब हम इसको लगाएंगे इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आएगा कि इंटरफेरेंस में इसकी क्या वैल्यू है। नाउ अगर दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट A और B है, यहाँ के बीच में दो यूनिट्स जा रहे हैं और दोनों के बीच में टाइम अलग अलग आता है, T1 अलग आता है, T2 अलग आता है। इसका मतलब कि दोनों को इसकी दूरी सेम नहीं लगेगी दोनों पॉइंट के बीच में। अगर टाइम डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस भी आएगा। नाउ करेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस बिटवीन टू perpendicular mirror as observed by light itself। लाइट को ऐसा लगेगा कि दोनों प्लेट, दोनों मिरर के बीच की दूरी बराबर नहीं है। वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा एक्स मान लिया हमने। ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम डिफरेंस, यानी कि c इंटू डेल्टा टी। ये पाथ डिफरेंस होगा दोनों लाइट्स के बीच में, दोनों लाइट वेव के बीच में। Now, path difference delta x is equal to c delta t को यहाँ रखेंगे L v²/c3। ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया डेल्टा x इक्वल टू c। एक कैसे रहेगा? L v²/c²। इसका मतलब ये हुआ अगर दो मिरर हैं M1 और M2 और दोनों के बीच में प्लेट है और इस प्लेट से इनकी बीच की दूरी L बराबर है, तो लाइट को ऐसा लगेगा कि अगर ये L है तो दूसरा वाला L v²/c²। दोनों सेम नहीं, डिस्टेंस हमने सेम रखा उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद लाइट को ऐसा लगेगा कि एक डिस्टेंस ज्यादा है, एक डिस्टेंस कम है। ये और पाथ डिफरेंस। अब इस पाथ डिफरेंस का इंटरफेरेंस में क्या रोल है ये हम देखेंगे। अगर आप देखिए इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनती हैं वो ब्राइट एंड डार्क बनती है कुछ इस तरीके से। जो इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस बनती हैं इसमें वो एक के बाद एक ब्राइट और डार्क बनती है, दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर बनती है ऐसे। और पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स है तो अगर डेल्टा एक्स पाथ दो लाइट्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, अगर ये डेल्टा एक्स एक लैम्डा के बराबर हो गया, इफ पाथ डिफरेंस इक्वल टू 1 लैम्डा,
तो फ्रिंज आपकी एक शिफ्ट चेंज हो जाएगी, देन वन फ्रिंज विल बी शिफ्टेड। अगर ये पाथ डिफरेंस 2 लेम्डा है तो 2 लेम्डा शिफ्ट हो जाएगा, 2 लेम्डा है तो 2 फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने अपना स्केल यहाँ लगा रखा है, 1 लेम्डा शिफ्ट होने में 1 फ्रिंज शिफ्ट होगा 1 लेम्डा में। अगर इनके बीच की डिस्टेंस 2 लेम्डा चेंज हो गई तो ये 2 लेम्डा 2 फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये 3 हो गया तो ये 3 फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि दोनों की पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लेम्डा 1 शिफ्ट, 2 लेम्डा 2 फ्रिंज, 3 लेम्डा 3 फ्रिंज, 4 लेम्डा 4 फ्रिंज, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये उनका कैलकुलेशन था डेल्टा x इज इक्वल टू एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ इफ देयर आर n फ्रिंजेस शिफ्टेड, अगर हमने ये मान लिया कि डेल्टा x में इस डिस्टेंस में n फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं, तो डेल्टा x इक्वल टू n लेम्डा, ये हमने मान लिया कि अगर इतनी दूरी में n फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं तो इसके जो पाथ होगा वो n लेम्डा होगा। इस कैलकुलेशन से एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू n लेम्डा, तो n इज इक्वल टू एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेम्डा। ये उनका फाइनल कैलकुलेशन था फ्रिंज शिफ्ट का, फ्रिंज शिफ्ट। एक्चुअली में उन्होंने ये कैलकुलेट किया अपने कैलकुलेशन से कि उनको इतना फ्रिंज शिफ्ट मिलना चाहिए, ये उनका कैलकुलेशन था। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने ऑपरेटर से, और उनको इस तरह की फ्रिंजेस दिखाई देनी शुरू की। ऐसे उनको फ्रिंजेस मिला। पहले ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हुई। ओरिजिनल जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें जो डिस्टेंस रखी थी एल, वो 11 मीटर की थी, यानी कि दोनों मिरर्स जो थे वो अपने प्लेट से 11 मीटर की दूरी पर थे। 11 मीटर का मीन्स लगभग 40 फीट। ये प्लेट थी और दूसरी मिरर ये थी। ये जो डिस्टेंस थी वो 11 मीटर की थी, यानी कि लगभग 40 फीट यहाँ और 40 फीट यहाँ। और वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो थी है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेम्डा, जो उन्होंने लेम्डा इस्तेमाल किया, जो वेवलेंथ लाइट इस्तेमाल की थी, वो 50 एंगस्ट्रॉम की, यानी कि 5 × 5 × 10⁵ इसको इन सारी वैल्यूज को इसमें रखते हैं, फिर देखते हैं कि कितना उनको उन्होंने एक्सपेक्ट किया था आना चाहिए। n इज इक्वल टू एल 11 मीटर, 3 × 10⁴ स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 3 × 10⁸ स्क्वायर, और लेम्डा 5.5 × 10⁻⁻⁵ -5 मीटर। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 0.4 ऑलमोस्ट। तो उन्होंने अपने कैलकुलेशन में ये दिखाया कि उनको जो फ्रिंज शिफ्ट मिलनी चाहिए थी वो 0.4 होनी चाहिए। इतना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, इतना उनको मिलना चाहिए उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो अनफॉर्चुनेटली उनको किसी तरह का कोई शिफ्ट नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, ये उनकी फ्रिंजेस थी इस एक्सपेरिमेंट में, ये उनको फ्रिंजेस मिले थी इस तरह, और उन्होंने अपना जो पॉइंटर लगा यहाँ लगा दिया उन्होंने पॉइंटर अपना, ये पॉइंटर मान लीजिए उनका पॉइंटर है, और ये फ्रिंजेस मिली है। उनके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से जो फ्रिंज शिफ्ट मिलना चाहिए था वो n = 0.4 मिलना चाहिए था। मगर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया तो ये पॉइंटर जरा सा भी शिफ्ट नहीं किया, जहाँ था वहीं रह गया। 0.4 का मतलब ऑलमोस्ट
हाफ फ्रिंज, लगभग आधा फ्रिंज है ये जो शिफ्ट है, यानी कि इस पॉइंटर को इनके हिसाब से आधा शिफ्ट कर जाना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनको कोई शिफ्टिंग नहीं मिली, कोई भी शिफ्टिंग नहीं मिली। एक्सपेरिमेंटल उन्होंने जो किया, जो उन्होंने फार्मूला लगाया, जो उन्होंने रूल्स लिए वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने दो रूल्स लिए थे, पहला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, पहला रूल उन्होंने ये लिया था ट्रांसफॉर्मेशन का, और दूसरा उन्होंने रूल लिया इंटरफेरेंस। इन दोनों रूल्स को उन्होंने अप्लाई किया। रूल अप्लाई करने के बाद जो कैलकुलेशन निकाला वो ये निकाला, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करने गए तो उनको किसी तरह का कोई शिफ्ट नहीं मिला। नो एनी शिफ्ट दे फॉर्म। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को, जो फेल हो गया था, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, कई जगह पे किया, साल के कई बार किया। उन्होंने यहाँ तक किया कि जब एक केस में ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, अगर आपका अर्थ यहाँ पर है, पहला उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस पॉइंट पे किया, एक पॉइंट पे, 6 महीने के बाद जब अर्थ आपकी अपोजिट गई यहाँ पे, आफ्टर 6 मंथ्स, तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इतनी दूरी में अर्थ आपकी इतनी शिफ्ट कर चुकी है, आफ्टर 6 मंथ फिर उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और दोनों पॉइंट पे एट पॉइंट 1 एंड 2 नो एनी शिफ्ट, उन्हें फिर भी किसी तरह का कोई शिफ्ट नहीं मिला। हालांकि उनका कैलकुलेशन बिल्कुल सही था, मगर उन्हें किसी तरह का कोई शिफ्ट नहीं मिला, और वो फाइनली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। और इसे उन्होंने कहा कि they did not find any shift in fringes, and it is called negative result of माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। यानी कि, और इस निगेटिव, इस जो रिजल्ट उनको नहीं मिला, उसका नाम हिस्ट्री में दिया गया निगेटिव रिजल्ट, यानी कि उनको किसी तरह का कोई शिफ्ट नहीं मिला। फाइनली उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि देयर इज नो एनी मीडियम लाइक ईथर इन यूनिवर्स। जो उन्होंने हाइपोथेसिस ली थी कि पूरे यूनिवर्स में ईथर एक मीडियम है, उनको इस तरह का कोई मीडियम नहीं मिला, और उन्होंने फाइनली इस एक्सपेरिमेंट का ये कंक्लूजन दे दिया, ईथर जैसी कोई चीज नहीं होती, इट्स ओनली ए मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट। ये एक ईथर का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस निकला, क्योंकि इनको किसी तरह की कोई शिफ्ट नहीं मिली। लेकिन सवाल अपनी जगह पर अभी भी था कि अगर ईथर कोई मीडियम नहीं है तो लाइट आ कैसे रही है। ये प्रॉब्लम अभी तक थी इसमें कि उनके एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वो मीडियम नहीं मिला। तो लाइट, सवाल ये था कि लाइट हम तक जो स्टार से आती है या सन से आती है, जो कई हजारों करोड़ किलोमीटर दूर है, वहां तक हमसे लाइट जो आती है वो लाइट फिर कैसे आती है, तो देयर इज नो मीडियम। तो इसका आंसर इन्होंने नहीं दिया। इसके बाद 1905 में आइंस्टाइन, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थॉरली पढ़ा, फिर उन्होंने बताया कि देयर इज लैक इन माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट की कमी को बताया कि आखिर किस कमी की वजह से उनका ये रिजल्ट नहीं मिला, जिसे हम लोग अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ
रिलेट इसी रिलेटिविटी में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंट में कमी क्या थी और उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिला। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। कि हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझें। जो एक्सपेरिमेंट माइकलसन मोर्ले ने किया उसका सिग्निफिकेंस, उनका कंक्लूजन के थ्रू हम देख रहे थे। कंक्लूजन ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो फाइनली जब उनको नेगेटिव रिजल्ट मिला तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्लोज किया ये रिमार्क लगाते हुए, और उसका नाम दिया कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन उन्होंने दिया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ether as a medium of light, medium of propagation of light, propagation of light is meaningless। यानी कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट किया था कि पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे यूनिवर्स में ईथर एक ऐसा मीडियम जो लाइट लेकर चलता है, वो मीनिंगलेस मिला, ऐसा कोई भी मीडियम उनको नहीं मिला। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने ये दिया कि द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि लाइट की स्पीड बदलती नहीं है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाए, वो कांस्टेंट रहती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन उन्होंने ये दिया कि ए न्यू सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड एट प्लेस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेहद इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में फेल कर गया। यहाँ पर ये माइकलसन मोर्ले में फेल कर गया। वजह उसकी ये थी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कोई वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसके वेलोसिटी को नेट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, v1 और v2 अपोजिट हो जाए, तो दोनों वेलोसिटीज यहाँ पे जुड़ जाती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। जब लाइट और अर्थ दोनों एक ही डायरेक्शन थी तो c और v उन्होंने इसे घटा दिया था, c माइनस v। और जब दोनों अपोजिट हो गए रिफ्लेक्शन के बाद, तो उन्होंने इसको ऐड कर दिया, c प्लस। और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लगाया और एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि अगर इस कॉन्सेप्ट लगाने से उनका एक्सपेरिमेंट फेल कर गया, तो इसमें कुछ न कुछ कहीं कोई कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए एक नया ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो इस कमी को पूरा कर सके। तो फाइनली उन्होंने 3 अपने कंक्लूजन दिए एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद, और ये रिजल्ट इनको ये निकालना मिला कि ईथर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। थैंक यू।